अब ना वो मुस्कान बची है, ना माँ बची है, ना मासूम बचा है। यह मर्डर एक पोस्ट एरिया के इस पलेट में दिन दहाड़े हुआ था। ना लूट, ना श्वेता के साथ बदसलूकी। मर्डर से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसा विटनेस नहीं था जिसने उस दिन श्वेता के घर किसी को आते जाते देखा हो। पहले माँ की लाश मिलती है और उसके बाद उसके मासूम बच्चे की। सेरियम रोहित और श्वेता की शादी के 7 साल बाद हुआ था। जंगल में बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई। आखिर 2 साल के बच्चे से किसी को क्या दुश्मनी थी। इस डबल मर्डर की कई पहलू हैं। हर पहलू के पीछे का बस एक सच जो हर कोई जानना चाहता है कि यह हत्या किसने की और क्यों की। क्या कोई अपना इसमें शामिल था या फिर यह किसी शातिर गिरोह का काम था। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो चौंकाने वाला है। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। हर कोई शख्स इस बात को लेकर जानने के इच्छुक था कि आखिर इस जघन्य अपराध के पीछे कौन था। श्वेता की फैमिली की तरफ से जब यह केस मेरे पास आया और मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो इसे कई पल आए जब मेरा खून खोल उठा। इस केस को आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसा शेयर किया है जिससे आपको इस बात का एहसास हो कि हमारा लीगल सिस्टम कितना सड़ चुका है। वेलकम टू द शो। माय नेम इज कृष्ण एंड यू आर The case of Shweta and Shreyam. 7 जनवरी 2020 बेल बजने पर जब श्वेता ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को वो अच्छी तरह से जानती थी। श्वेता ने उसको बैठाया, उसका हालचाल पूछा और उसके लिए चाय बना के लाई। श्वेता को अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स को उसने अपना समझकर घर के अंदर बुला के बिठाया था वो असल में ऐसा शैतान था जो आज किसी और इरादे से आया था। चाय पीने के बाद उसने मौका पाकर किचन में रखे अदरक कूटने वाले मूसली से उसके सर पर वार करना शुरू कर दिया। श्वेता चीख रही थी बट कोई उसे सुनने वाला नहीं था, क्योंकि घर पर उस वक्त श्वेता के अलावा उसका 21 महीने का बेटा शहरम था जो अंदर रूम में लेटा था। हमला इतना अचानक हुआ कि श्वेता के पास खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। शाम को जब काम वाली घर के अंदर आती तो श्वेता के खून से लथपथ लाश देखकर सहम जाती। YouTube गाइडलाइंस के चलते मैं आपको वह तस्वीरें नहीं दिखा सकता जो मुझे मेल की गई है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि बहरहमी की सारी सीमा पार कर दी गई थी। राक्षस भी इतना नहीं गिर सकता था। सूचना मिलने पर जब पुलिस उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंची तो चारों तरफ खून के धब्बे थे और अंदर कमरे में श्वेता की डेड बॉडी पड़ी थी। बॉडी की कंडीशन देखकर समझ आ गया था कि श्वेता के सर और जबड़े पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस ने पाया कि श्वेता का मोबाइल फोन मिसिंग था, लेकिन बाकी सारा सामान अपनी जगह पर था, इसलिए इस अपराध की वजह लूटपाट नहीं लग रही थी। लेकिन अगर कुछ गायब था तो वह था श्वेता का बेटा सेरियम। पूरे प्लेट की तलाशी लेने पर भी श्रेयम कहीं नहीं मिला और घर से एक 21 माह का बच्चा भी है जिसको मिसिंग बताया जा रहा है। बट बच्चे के मिस्टर और खिलौने पर मिलने वाले ब्लड के स्पॉट से पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका लग रही थी। श्वेता और अमित की शादी साल 2011 में हुई थी। श्वेता कानपुर से थी और रोहित दिल्ली का रहने वाला था। रोहित तिवारी पेशे से केमिकल इंजीनियरिंग था और IOCL में एज ए ऑफिसर पोस्टेड था, इसलिए ट्रांसफर होने के चलते इस हादसे से लगभग 1.5-2 साल पहले ही ये लोग जयपुर में शिफ्ट हुए थे। इनका एक बेटा था सेरियम जो काफी मन्नत मांगने के बाद 7 साल बाद हुआ था। सेरियम के आने के बाद से घर में खुशियों का माहौल था। श्वेता को मानो एक नई जिंदगी मिल गई हो। सेरियम या श्वेता का सबसे सुंदर और सुशील बेटा था। श्रेयम, ये श्वेता, 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 बोलो। लेकिन किसने सोचा था किस हंसते खेलते परिवार को इस तरह किसी की नजर लग जाएगी। 7 जनवरी 2020 शाम 5:30 पर रोहित उस वक्त अपने ऑफिस में था जब उसके पड़ोसी अजय का उसको कॉल पहुंचा। रोहित भागकर घर आया। उसके प्लेट के बाहर
भीड़ जमा थी। पुलिस फोर्स, डॉग स्क्वाड और मीडिया वाले भी आने लगे थे। रोहित निकला तो सुबह अपने घर से था, लेकिन जब वो लौटा तो घर अब क्राइम सीन बन चुका था। उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी और 21 महीने का बेटा लापता था। 2 घंटे के बाद शाम 7:30 बजे रोहित के पास एक मैसेज आता है, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। जेरियम को किडनैप कर लिया गया था और फिरौती में 1 लाख की मांग की गई थी। सरप्राइजली यह मैसेज श्वेता के फोन नंबर से भेजा गया था। रोहित ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी और श्वेता के भाई शुभम को यह मैसेज भेजकर इंफॉर्मेशन करवाई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस नंबर से फिरौती का मैसेज आया था, उसको सर्विस पर लगा दिया। यह क्राइम एक पोस्ट सोसाइटी के अपार्टमेंट में हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी सोसाइटी में मात्र कुछ जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और उनमें से कुछ ही चलते थे। मेन गेट पर भी एंट्री और एग्जिट का कोई खास रिकॉर्ड रखने का सिस्टम नहीं था। इसलिए पुलिस के सामने इस केस को सोल्व करना एक बड़ी चुनौती का बन चुका था, क्योंकि ना कोई एविडेंस था और ना ही कोई आई विटनेस जिसने उस वक्त श्वेता के घर किसी को आते या जाते देखा हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो रहे हो तो कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा खुल रहा होता है, और वह इस केस में हुआ। भले बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमराज न लगे हो, लेकिन श्वेता के पड़ोसी ने अपना पर्सनल सीसीटीवी लगा रखा था जिस पर पुलिस की नजर पड़ी। उस कैमरे का एंगल श्वेता के मेन डोर को कवर करता था। इससे पहले मैं आपको वो फुटेज दिखाऊं, चलिए जानते हैं कि पुलिस को यह मिली कैसे। पुलिस ने जब वो नंबर को फोन किया तो पता चला कि उनके फैमिली बाहर घूमने गई है और प्लेट में कोई नहीं है। पुलिस ने उनको पूरा केस बताया और एक्सप्लेन किया कि यह कैसे सीसीटीवी फुटेज उनके लिए जरूरी है। उनके नंबर में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पुलिस को फुली ऑपरेट किया। पुलिस उनकी परमिशन से पीछे की बालकनी से कूदकर उनके प्लेट के अंदर गई। फिर पुलिस ने 7 जनवरी की फुटेज चेक करनी शुरू की तो उस दिन दोपहर के वक्त यह नजर आया। इस फुटेज को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे एक आदमी अपने चेहरे को कपड़े से ढके, सिंस ठंड का टाइम है, और सर पर वुमेन कैप है और हाथों में बच्चे को चादर से लपेट कर घर से निकल रहा है। पुलिस को यकीन हो गया कि इस शख्स ने श्वेता का मर्डर कर शयब को किडनैप किया है। शयब को सही सलामत खोज निकालना पहली प्रायोरिटी थी, इसलिए पुलिस ने पूरे एनर्जी के साथ इन्वेस्टिगेशन के सारे मेथड अप्लाई किए, सारे रिसोर्स झोंक दिए और फॉरेंसिक से लेकर शादी वर्दी तक अलग अलग थानों से लगभग 1200 पुलिस कर्मियों की फौज डोर टू डोर सर्वे करने लगी। बीते 1.5 या 2 सालों में श्वेता और रोहित का किसी से मिलना जुलना रहा। सबके लिस्ट बनाकर पूछताछ शुरू हुई। ऐसा केसेस में यह ऑब्वियसली है कि पहला शख्स पति पर ही जाता है, इसलिए इस केस में पुलिस का पहला शक रोहित पर गया। वह श्वेता के परिवार वाले कानपुर से जयपुर पहुंच चुके थे। पुलिस ने जब उनसे श्वेता की मैरिड लाइफ के बारे में पूछा तो जो भी खुलासे उन्होंने किए वह सुनकर पुलिस भी चौंक गई थी। 5 तारीख को हमको फोन किया था कि हम इसको रखना नहीं चाहते, हम इसका मर्डर कर लेंगे जाके। श्वेता और रोहित की मैरिड लाइफ काफी तनावपूर्ण थी। इनफैक्ट शादी के पहले दिन से ही उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया था। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी इस बात को लेकर बहस हुई थी कि शादी कहाँ से की जाए। श्वेता का परिवार वाले चाहते हैं कि शादी कानपुर से हो, लेकिन लड़के वाले यानी रोहित के परिवार वाले एक भी फंक्शन कानपुर से नहीं करना चाहते थे। इसलिए फाइनली यह डिसाइड हुआ कि शादी गाजियाबाद से की जाएगी। शादी के बाद भी श्वेता और रोहित के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ तक कि रोहित ने कई बार श्वेता पर हाथ भी उठाया था। श्वेता के पिता ने बताया कि हत्या से 2 दिन पहले यानी 5 जनवरी को रोहित ने उनको फोन कर अपनी बेटी ले जाने की कहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि रोहित अपने ससुराल वालों की संपत्ति पर अपना हक जताना चाहता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से वह रोहित को अपनी बेटी का कातिल मान रहे थे। पुलिस की नजर में रोहित अब एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक पिता की अपने 21 महीने की बेटे से क्या दुश्मनी होगी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी शयम को खोजने की। इसके लिए पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने में लग गई थी, लेकिन किडनैपर बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था।
रोहित ने पुलिस से कहा कि वह फिरौती की रकम देने को तैयार है, बस उसे अपना बेटा सही सलामत वापस लौटा देना चाहिए। यह केस कहाँ पे उलझा जा रहा था, जहां सविता के माँ बाप इसके पीछे रोहित का हाथ मार रहे थे, वह रोहित पुलिस को जांच में हर तरह से कोऑपरेट कर रहा था। फिलहाल पुलिस की जांच में कई पहलुओं पर सवाल उठा रहे थे और उनमें से एक सवाल यह भी था कि आखिर सविता की हत्या के बाद भी सास ससुर जयपुर क्यों नहीं पहुंचे। 8 जनवरी 2020 पुलिस को जिस बात का अंदेशा था वह सच निकली। अगले दिन दोपहर 12:30 बजे के आसपास शहशम की लाश चादर से ढके अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में मिली। लाश की हालत बता रही थी कि शहम का सविता की तरह से बेरहमी से कत्ल किया गया था। रोहित जब पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचा तो अपने बेटे की लाश देखकर वो सदमे में से वही जमीन पर गिर गया। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि उस सहीम को लेकर 20 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी, तो फिर उसकी हत्या क्यों कर दी गई। आखिर किसी को एक मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी थी जो उसको इतने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। चेरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया है कि उसकी डेथ का टाइम भी वह था जो उसकी मां सविता का था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि यह केस किडनैपिंग का नहीं बल्कि डबल मर्डर का था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि फिरौती के मैसेज अभी रोहित के पास आ रहे थे, यानी किडनैपर को यह खबर नहीं थी कि पुलिस के हाथ शैम की डेड बॉडी लग चुकी है। इस बात से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कातिल पुलिस को अपराध के असली मकसद से गुमराह करना चाहता है। यह मामला एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस पर मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों का दबाव बढ़ता जा रहा था। आसपास के लोगों में भी नाराजगी थी। पुलिस के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि इस मामले में रोहित की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। यह पता करने के लिए पुलिस रोहित के ऑफिस जाती है। 7 जनवरी यानी मर्डर के दिन रोहित पूरे दिन अपने ऑफिस की ही मीटिंग में ही था, कहीं बाहर भी नहीं गया था। इस बात को वेरीफाई उसके स्टाफ वालों ने भी किया। उसके मोबाइल की लोकेशन से भी यह बात सच साबित हो रही थी। पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे जिससे यह साबित हो सके कि इन सारे अपराध के पीछे रोहित का ही हाथ था। इसलिए पुलिस और कड़ियों की जांच करने में लग गई। दूसरा एंगल वह मोबाइल नंबर था जिससे फिरौती की धमकी आ रही थी। वह नंबर था तो सविता का, लेकिन अपराधी किस लोकेशन से मैसेज कर रहा था, इसको ट्रेस करने के लिए पुलिस की टेक्निकल टीम हर तरह से अपना प्रयास कर रही थी। तभी पुलिस के हाथों एक अहम सुराग लगा। सर्विलांस में वो नंबर 6 अलग अलग लोकेशन पर दिखाई दिया था और उसमें से एक लोकेशन थी सांगानेर की। पुलिस ने जब अपने इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठा हुए डाटा को नैरो डाउन किया गया तो उसमें सांगानेर का जिक्र एक जगह और हो चुका था। आखिर क्या था वह अहम सुराग? क्या पुलिस को अपनी असली कातिल के बारे में पता लग चुका था और सांगानेर का इस डबल मर्डर से क्या कनेक्शन था? इसकी टीम बिना देरी किए हुए सांगानेर के उस लोकेशन के लिए रवाना हो गई। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस पहुंची सांगानेर के घर के सामने। उस घर के दरवाजे के बाहर पुलिस को वह जूते रखे दिखाई दिए जो सीसीटीवी में दिखा शख्स पहने हुए था। इस बात से यह तो पक्का हो गया था वो बिल्कुल सटीक जगह आ गए हैं। इस घर से पुलिस ने सौरभ चौधरी नाम के शख्स को उठाया। वह सौरभ चौधरी जो रोहित तिवारी के दोस्त हरी सिंह का साला था। पुलिस ने शख्स के आधार पर सौरभ को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। सविता और शहरियों के कातिल को पकड़े जाने की खबर फैल गई थी। इसी दौरान पुलिस ने सौरभ से रोहित का आमना सामना कराया। ऐसे में रोहित उसे अपने पत्नी और बेटे की हत्या का जिम्मेदार मानते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगा। अब शुरू होता है असली खेल। इंजाम अपने सर आता देख सौरभ टूट गया और उसने ऐसा खुलासा किया कि हर किसी के होश उड़ जाएंगे। दरअसल पत्नी और बेटे की मौत पर गम में डूबे रहने वाला नाटक करने वाला रोहित ने ही उनके कत्ल की पूरी कहानी लिखी थी। रोहित और सविता के बीच कभी संबंध अच्छे नहीं रहे।
बल्कि सहम के साथ उनके बीच विवाद और भी बढ़ता ही जा रहा था। रोहित हर हाल में श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था। इस बात का जिक्र उसने अपने करीबी दोस्त हरी सिंह से किया। रोहित की मुलाकात हरी सिंह से उसकी उदयपुर पोस्टिंग के दौरान हुई थी। हरी सिंह रोहित का दोस्त, गाइड, फिलोसोफर था, जिससे वह हर बात शेयर करता था। हरी सिंह ने रोहित का परिचय अपने साले सौरभ से करवाया। हरी सिंह ने कहा कि उसके इस प्लान में मदद सिर्फ सौरभ ही कर सकता है। रोहित की पोस्टिंग जयपुर में थी और सौरभ वहीं पास में सांगानेर में रहता था। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। वहीं से दोनों के बीच एक खौफनाक समझौता हुआ। इसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गए। उन्होंने तय किया कि वह एक दूसरे की पत्नियों की हत्या करेंगे। जब श्वेता की हत्या के बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो रोहित सौरभ की प्रेग्नेंट वाइफ का भी मर्डर कर देगा। रोहित और सौरभ दोनों की फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था। काफी क्लोज रिलेशन थे। अनऑपॉर्चुनिटली अपने पतियों के इस खौफनाक प्लान के बारे में जरा सी भी मनक नहीं थी। पुलिस ने पाया कि 22 दिसंबर को रोहित ने फोन में एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें एक वाइफ का मर्डर उसके हस्बैंड ने कर दिया था। नेक्स्ट डे 23 दिसंबर से उसने अपने ऑफिस में लगे सीसीटीवी के प्लग्स निकाल दिए थे। यानी 22 दिसंबर से उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का पूरा मन बना लिया था। 10 दिन बाद 3 जनवरी को रोहित और सौरभ एक होटल में मिले। वहीं पर उन्होंने पूरा प्लान बनाया और इस काम के लिए रोहित ने सौरभ को 1 लाख रुपया एडवांस भी दिए। प्लान के अकॉर्डिंग सौरभ को श्वेता और सेरेन दोनों को मारकर सेरेन की बॉडी इस तरह डिस्पोज करनी थी ताकि वह पुलिस के कभी हाथ ना लगे। फिर श्वेता के फोन से फिरौती का मैसेज भेजकर पुलिस को किडनैपिंग के एंगल में उलझाना था। घटना के दिन रोहित चाहता था कि उसकी लोकेशन हर हाल में ऑफिस में दिखे और इस बात को साबित करने के लिए उसके पास हर तरह के एविडेंस और कई सारे विटनेस हो। इसलिए जानबूझकर कई सारी मीटिंग रखवा दी थी। इसी प्लान की कॉन्फिडेंस के चलते वो अपनी सफाई में पुलिस को बार बार उसकी लोकेशन चेक करने को बोलता था। सवाल आता है कि सौरभ ने आखिर शयाम की बॉडी को प्रॉपर्ली डिस्पोज क्यों नहीं किया। अक्सर कातिल जिस सिचुएशन को दिमाग में रखकर प्लान बनाता है और जब उन्हें एग्जीक्यूट करता है उस वक्त के सर्कमस्टेंस में उसकी प्लानिंग से अलग हो जाते हैं और यही सौरभ के साथ भी हुआ। सौरभ जब सेरियम की बॉडी को दफनाने के लिए बाहर निकला तो वह डर गया कि कहीं उसे कोई देख ना ले। इस वजह से उसने बॉडी को अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया और सोचा कि वह रात के अंधेरे में आएगा और बॉडी को दफना देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उसके पहले पुलिस फोर्स हर जगह पहुंचकर तलाशी कर रही थी। लेकिन इस केस का $1 मिलियन क्वेश्चन ये था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे एक बाप ने अपने 21 महीने के बच्चे को भी मरवा दिया। पुलिस ने जब यह सवाल रोहित से पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी लाइफ के हिस्ट्री को पूरी तरह डिलीट कर एक नई शुरुआत करना चाहता था और अगर वह अपने बच्चे को न मरवाता तो वह एक नई शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका मानना था कोई भी लड़के बच्चे के रहते उसके साथ घर नहीं बसाएगी। इस केस का घटनाक्रम जितना चौंकाने वाला था उससे ज़्यादा हैरान करने वाली उसकी वजह थी। इस केस में जयपुर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने में एडी से चोटी का जोड़ लगा दिया था। 3 दिन तक पुलिस के अधिकारी घर नहीं गए थे और इस केस को मात्र 50 घंटों में सुलझा दिया गया था। दुख की बात यह है कि सारा सच सामने आने के बावजूद आज 4 साल बीत जाने के बाद भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। ना ही अपराधियों को कोई कड़ी सजा मिली और ना ही श्वेता और सीरियम को इंसाफ। श्वेता के बुढ़े माँ बाप इंसाफ की राह देखते देखते थक गए हैं और अगर बदले में उन्हें कुछ मिल रहा है तो वह है सिर्फ कोर्ट की तारीखें। आज अगर सीरियम जिंदा होता तो पूरे 7 साल का हो गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसको एक ऐसा पिता मिला जो किसी हैवान से कम नहीं था। तो यह था आज का केस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम यूं ही और डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लाते रहे। अपना ख्याल रखें, मस्त रहे। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ।